हेलो बच्चे, कैसे आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत ही जोर शोर से चल रही होगी। आप इसमें लगातार लगन और मेहनत से लगे होंगे, यही हमारी कामना है। मैं सुधीर सर हर रोज आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो के साथ इसी तरह से लगातार आज भी एक बहुत ही बेहतरीन और आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक होने वाला है उसके साथ उपस्थित हूँ। इस वीडियो के अंत तक लगातार जरूर बने रहें, क्योंकि यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपके एग्जाम में इस चैप्टर से 10 से 15 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि मैं आपको बतला रहा हूं कि यह ऑब्जेक्टिव लगभग 3 से 5 ऑब्जेक्टिव पूछ लिए ही जाते हैं। इससे ज़्यादा ही पूछा जाता है, इससे कम नहीं पूछा जाता, जबकि सब्जेक्टिव जो है 2-3 प्रश्न इस चैप्टर से जुड़े रहेंगे। तो लगभग आज हम आप लोगों को एग्जाम में 10 से 15 नंबर का कन्फर्म नंबर लाने की पूरी जोर शोर से उसकी तैयारी करवा ही दूंगा। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक जरूर ही बने रहें। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज का चैप्टर है विद्युत। विद्युत यानी इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक की बात करें तो सबसे पहले बात आ जाती है आवेश की। सबसे पहले आवेश, पहला पॉइंट है आवेश। आवेश जो होता है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। बात करते हैं कि यह एक कण है। जैसा कि हर पदार्थ जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। जो इलेक्ट्रॉन है उस पर ऋण आवेश होते हैं, जबकि जो प्रोटॉन है उस पर धन आवेश होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है। यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। साथ में समान आवेश, जैसे में कि अगर ऋणात्मक आवेश की बात करें और धनात्मक आवेश की बात करें, समान आवेश एक दूसरे को हमेशा प्रतिकर्षित करती है, जबकि असमान आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करती है। मतलब धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे को आकर्षण करती है, अपनी तरफ खींचती है, जबकि समान यानी धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। उसी प्रकार ऋणात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करती है। यही आवेश का गुण होता है। असमान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब बात करते हैं आवेश का एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। इसे सी से सूचित करते हैं। एक कूलॉम आवेश पर 6 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलॉम आवेश पर 6 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, इसकी इकाई को कूलॉम कहते हैं। और एक कूलॉम पे 6 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते एक कूलॉम आवेश में। वही एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा पूछी चाहे तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलॉम। यह ऋणात्मक आवेश होते हैं एक इलेक्ट्रॉन। वही ऋणात्मक आवेश कहने का मतलब है, इस पॉइंट को थोड़ा सही से आप लोग समझ लीजिए। जैसा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा गया तो -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलॉम आवेश उपस्थित होते हैं। जबकि प्रोटॉन पे बात किया जाए, प्रोटॉन पे तो +1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलॉम। क्लियर? वही एक ऋणात्मक आवेश पे अगर कूलॉम पूछा जाए कितना कूलॉम होता है तो +1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलॉम। आपको इस पॉइंट को थोड़ा सही से समझ कर रखना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले, बार बार पूछे जाने वाले पॉइंट है। अगर एक ऋणात्मक आवेश पर
एक ऋणात्मक आवेश पर अगर कूलॉम की मात्रा पूछी जाए तो प्लस 1.6 गुने 10 के पावर -19। वहीं इलेक्ट्रॉन पर पूछा जाए तो -1.6 गुने 10 के पावर -19। वही प्रोटॉन पर अगर आवेश की मात्रा पूछी जाए तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलॉम होता है। Q बराबर Ne। Q जो है कुल आवेश यानी टोटल आवेश को कहते हैं, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा को E से सूचित करते हैं, स्मॉल e से। अब बात करते हैं जहां तक है विद्युत धारा की। विद्युत धारा आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह के दर को, आवेश की प्रवाहित होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय, यानी I बराबर Q बटा T होता है। I बराबर Q बटा T होता है। वही धारा की एसआई मात्रा, धारा की एसआई मात्रा की बात करें, धारा की एसआई मात्रा बराबर होता है एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलॉम बटा 1 सेकेंड। 1 कूलॉम बटा 1 सेकेंड हम बोल सकते हैं 1 एम्पियर बराबर कूलॉम प्रति सेकेंड, कूलॉम प्रति सेकेंड। 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -3 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -3 एम्पियर, यानी 10 इनवर्स 3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -6 एम्पियर, यानी 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 इनवर्स 6 एम्पियर। विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह 0 होता है। एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ध्यान दीजिएगा, एमीटर का प्रतीक जो है वह दिया गया है प्लस माइनस और बीच में एक सर्कल रहेगा और ए लिखा रहेगा, मतलब यह एमीटर का वो जो प्रतीक है। एमीटर का प्रतिरोध कम होता है तथा हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है। विद्युत धारा की दिशा जो होती है वह हमेशा इलेक्ट्रॉन जो जिस दिशा में प्रवाहित हो रही है उस दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय विद्युत की परिघटना का सर्वप्रथम परीक्षण किया गया था इलेक्ट्रॉनों के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, अतः विद्युत धारा को धन आवेश का प्रवाह माना गया है। तो विद्युत धारा को उस समय धन आवेश का प्रवाह माना गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में उस समय जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है विभवांतर। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को विभवांतर कहते हैं, है ना। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है ना, किया गया कार्य उसको हम विभवांतर कहते हैं। V बराबर होता है W बटा Q, यानी कार्य बटा आवेश। इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। एसआई मात्रक होता है वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 वोल्ट। जब 1 कूलॉम आवेश को लाने के लिए 1 जूल का कार्य होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। 1 कूलॉम आवेश के लाने के लिए अगर कार्य 1 जूल किया गया है तो कहेंगे कि वहां पे 1 वोल्ट विभवांतर है, 1 वोल्ट विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। इसीलिए 1 वोल्ट बराबर होता है जूल कूलॉम इनवर्स 1, यानी जूल प्रति कूलॉम, यानी कार्य बटा आवेश। वोल्टमीटर विभवांतर को मापने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है, उस युक्ति को कहते हैं वोल्टमीटर। विभवांतर को मापने के लिए जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और इसका प्रतिरोध जो होता है अधिक होता है, उच्च होता है। समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम भी कहा जाता है। वोल्टमीटर का प्रतीक चिन्ह है सेल जो है यह एक ऐसी युक्ति है जो विभवांतर बनाए रखती है। ये सेल जो है वह एक युक्ति है
यंत्र है जो अपने अंदर लगातार विभवांतर बनाए रखती है रासायनिक ऊर्जा के माध्यम से भी। और इसमें क्या होता है कि सेल के समूह को हम लोग बैटरी भी कहते हैं, सेल के समूह को बैटरी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ प्रवाहित होती है। विद्युत धारा जो होती है हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में सामान्यतः उपयोग होने वाले कुछ अवयवों का प्रतीक नीचे दिया गया है। आप सभी के प्रतीक याद रखिएगा क्योंकि यह आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले। जैसे विद्युत सेल, विद्युत सेल को एक सिंगल प्लस और एक सिंगल माइनस से दर्शाते हैं, जबकि बैटरी जो है सेलों के समूह के होते कहते हैं। सेलों के समूह में बहुत सारे सेल लगे होते हैं, उसको बैटरी कहते थे। इसमें ध्यान से आप देखिए, एक प्लस है और लास्ट में माइनस है, जबकि प्लस माइनस, प्लस जो है बड़े वाला लाइनिंग और माइनस जो है वो छोटे वाले लाइनिंग को कहते हैं। खुली या प्लग कुंजी अथवा स्विच। खुली प्लग कुंजी का मतलब होता है, खुली जो प्लग कुंजी है यानी स्विच है, उसका मतलब होता है स्विच ऑफ होना। स्विच ऑफ होना कहने का तात्पर्य यह है कि खुली प्लग कुंजी किसी परिपथ में अगर लगाया गया है तो इसका तात्पर्य है कि उस परिपथ में धारा प्रवाह नहीं हो रहा है। जबकि बंद प्लग कुंजी अथवा स्विच को इस प्रकार से दर्शाते हैं जिसमें एक बीच में बिंदु दिया गया है। इससे तात्पर्य यह है कि बंद प्लग कुंजी में मतलब वहां पे धारा प्रवाह हो रहा है। तार संधि, तार संधि मतलब तार के बीच में एक धारा चालक है, उसके बीच में एक और तार को जोड़ा गया यानी संधि किया गया यानी जोड़ दिया गया, तो उसको इस प्रकार दर्शाते हैं। जबकि बिना संधि किए हुए यानी बिना उससे संपर्क किए हुए उस जगह से अगर तार को हम पार करते हैं यानी क्रॉस करते हैं तो उसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। वही विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब की बात करें तो विद्युत बल्ब को इस प्रकार से देखिए, बल्ब की तरह ही दर्शाते हैं। प्रतिरोधक, प्रतिरोधक का यह चिन्ह है, इसको ध्यान से याद रखें, यह आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, काम आने वाले। प्रतिवर्ती प्रतिरोधक अथवा धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक को प्रतिरोध के सिंबल से दे करके और उसको एक तीर के द्वारा डिकोड किया जाता है, बीच बीच क्रॉस कर दिया जाता है। जबकि ए मीटर, अभी जस्ट आपको बतलाया हूं कि प्लस और माइनस सर्कल के बीच में कैपिटल ए लिखा रहेगा, मतलब वह ए मीटर का चिन्ह है यानी प्रतीक है। वोल्ट मीटर के लिए प्लस माइनस के साथ बीच में भी का सिंबल रहेगा। और इस प्रकार से आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि कौन से यंत्र में धनात्मक और ऋणात्मक का मान नहीं होता है। तो ऐसे पॉइंट में आप देख सकते हैं कि ए मीटर में भी धनात्मक और ऋणात्मक है, वोल्ट मीटर में भी धनात्मक और ऋणात्मक है। बैटरी ले लीजिए या विद्युत सेल ले लीजिए, दोनों में धनात्मक और ऋणात्मक की मान होती है। ओम का नियम, ओम का नियम किसी विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। मतलब साफ है कि सिरों के बीच जो विभवांतर है प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होगा। असमानुपाती कब हो सकता है? जब उसका तापमान जो है वह बदले नहीं, बल्कि जो मतलब है वह ही रहे यानी समान रहे। लगातार समान मात्रा में अगर तापमान रहे तो वह ओम का नियम लागू होता है। V बराबर IR ओम के गणितीय नियम द्वारा प्रतिपादित किया गया, ग्राफ नीचे दिया गया है जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये विभवांतर और यहाँ पे विद्युत धारा, इसको आप दर्शा सकते हैं और इसमें आपका 2 से 3 नंबर का ये प्रश्न पूछा जाएगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। प्रतिरोध, प्रतिरोध की बात करते हैं तो जब धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है उसको प्रतिरोध कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, प्रतिरोधक, प्रतिरोध वह चालक का, यह चालक का वह गुण है जिसके कारण वह प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करती है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। जब परिपथ में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तथा विभवांतर का 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। यानी ओम किसे कहते हैं? तो जब परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा विभवांतर 1 वोल्ट का हो तो प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। धारा नियंत्रक,
धारा नियंत्रक का कहने का मतलब है कि प्रतिरोध के माध्यम से धारा को नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रित किया, कहाँ पे कितना अधिक मात्रा में धारा प्रवाह करना है, कहाँ कम मात्रा में धारा प्रवाह करना है, इसके लिए धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। धारा नियंत्रक में प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है, जैसे वोल्ट मीटर में। वे कारक जिन पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? पॉइंट नंबर 1, चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। पॉइंट नंबर 2, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पॉइंट 3, तापमान के समानुपाती होता है। पॉइंट 4, पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि इसका प्रतिरोध क्या है। विद्युत प्रतिरोधकता, 1 मीटर भुजा वाले घन के विपरीत फलकों में से धारा गुजरने पर जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है ओम मीटर। प्रतिरोधकता चालक की लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के साथ नहीं बदलती है, परंतु तापमान के साथ परिवर्तित होती रहती है। धातुओं व मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता परिसर 10-8 से लेकर के 10-6 ओम मीटर होता है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उसकी अवयवी धातुओं से अपेक्षाकृत अधिक होती है। मिश्र धातुओं का तापमान उच्च तापमान व शीघ्र ही उपचय यानी दहन नहीं होता है, अतः इसका उपयोग तापमान युक्तियों में होता है। तांबा व एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम होती है। प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब जोड़ा जाए, प्रतिरोध को जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम मतलब एक ही क्रम में जोड़ दिया जाए, तो इसका संयोजन जो निकलेगा, इसका जो संयोजन निकलेगा RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो RS या RP से हम उसको सूचित करते हैं, उसके संयोजन को, प्रतिरोध के संयोजन मतलब सभी प्रतिरोध के योगों का। तो योग उसका जो निकलता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब सभी को एक साथ जोड़ देने पर जो प्राप्त होता है वह कुल प्रतिरोध कहलाता है। जबकि पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध जो होते हैं, पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोध, उसका जो सम निकलता है, योग निकलता है, उसे हम लोग निकालते हैं 1/1 RS बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से उसका निकाला जाता है, किसका? पार्श्व क्रम का। पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध का, समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोध का। ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्व क्रम संयोजन के लाभ। श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता। श्रेणी क्रम संयोजन में जब बात आती है तो अगर कोई एक अवयव खराब हो जाए तो परिपथ ही काम करना बंद कर देता है। अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है, यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता है क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी रहती है। श्रेणी क्रम में धारा एक जैसी होती है, जबकि अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत पड़ेगी तो अलग अलग से तो जा नहीं रहा है, वह एक लाइन से ही जा रहा है। इस कारण से उसमें सभी को जरूरत के हिसाब से धारा प्रवाह नहीं हो पाता है, यानी धारा नहीं पहुंच पाता है। पार्श्व क्रम संयोजन में प्रतिरोधक कम होता है। पार्श्व क्रम यानी समानांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोध कम होता है और जिस अवयवों की जितनी मतलब विद्युत धारा की आवश्यकता होती है उतना वहां तक पहुंच पाता है, यही लाभ है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तापीय कहने का मतलब है हीटर। यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोध है तो स्रोत की ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। मतलब अगर किसी विद्युत परिपथ में विशुद्ध रूप से प्रतिरोध है ना, तो वहां पे वह जो विद्युत धारा जो होते हैं विद्युत ऊष्मा के रूप में ट्रांसफर हो, ऊष्मा यानी टेम्परेचर के रूप में ट्रांसफर हो जाते हैं, उसी को तापीय प्रभाव कहते हैं। वहां पे ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय यानी H बराबर P × T या H बराबर VIT या H बराबर I² RT।
जहां P बराबर VI, V बराबर IR और H बराबर उष्मा ऊर्जा। H यानी हीट उष्मा ऊर्जा को बोलते हैं, V जैसा कि विभवांतर, I विद्युत धारा, R रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध को बोलते हैं, P मतलब पावर यानी शक्ति, T यानी समय को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान देंगे। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम, इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में उत्पन्न उष्मा विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है और विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होते हैं। जूल का विद्युत धारा का तापन नियम के अनुसार यहाँ पे 3 पॉइंट दिया गया है, आप सभी इसे अच्छे से याद कर लेंगे, आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, तापन प्रभाव। तापन प्रभाव में हीटर प्रेस आदि। हीटर प्रेस कहने का मतलब है विद्युत हीटर प्रेस यानी इस्त्री, जो आयरन देने में, कपड़े को आयरन करने में जिसका इस्तेमाल होता है उसे प्रेस बोलते हैं। इन चीजों में विद्युत तापन प्रभाव का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि में भी कुछ आंशिक मात्रा में इसका उपयोग होता है। विद्युत बल्ब में अधिकांश शक्ति उष्मा के रूप में प्रकट होती है तथा कुछ भाग प्रकाश के रूप में उत्सर्जित होता है। विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है, विद्युत बल्ब का मतलब जो तंतु होता है जिससे लाइट उत्पन्न होती है वो टंगस्टन का बना होता है, यह उच्च तापमान पर उपचयित नहीं होता है। इसका गलनांक उच्च होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस है। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है, जिससे तंतु की आयु में वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब है इसका जो गलनांक है 3380 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी इसको अक्रिय गैस या नाइट्रोजन के साथ क्यों रखा जाता है? इसका मुख्य कारण यह है कि यह ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही इसका गलनांक निम्न हो जाता है और यह जल्द ही गल जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति ऊर्जा के उपयुक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका प्रतीक P से, P बराबर होता है VI, V कहने का मतलब विभवांतर या वोल्ट और I मतलब विद्युत धारा, जिसको S यानी एम्पियर SI मात्रक होता है। P बराबर होता है I स्क्वायर R, R कहने का मतलब होता है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध और I स्क्वायर R या V स्क्वायर बटा R। शक्ति का SI मात्रक वाट है, 746 वाट बराबर मतलब अश्व शक्ति होता है, हॉर्स पावर जिसको बोलते हैं। 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर। ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, kWh। 1 kWh यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा यानी विद्युत ऊर्जा की 1 यूनिट जो खपत होती है, यानी 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल जब ऊर्जा समाप्त होगा यानी खपत होगा तो कहेंगे कि 1 यूनिट ऊर्जा खपत हुई है। चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा? मैं बहुत ही फास्ट तरीके से आपको यह चीज समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ, समय की अवधि कम है और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करना है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा? आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट्स करें और साथ में अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करना ना भूलें और साथ में अपने दोस्तों से भी बोले कि यह चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने नए दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट के साथ और अच्छे वीडियो अवेलेबल कर सकूं। थैंक यू एवरीवन।